नमस्कार दोस्तों, मैं फिजिक्स वाला विमल असाटी बकवास फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। इसके पहले भी कई लेक्चर्स, कई वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। पिछला वीडियो जो था हमारा ऑसिलेशन पर था। आज भी मैं ऑसिलेशन के ही न्यूमेरिकल्स पर बात करूंगा। जो न्यूमेरिकल्स मैं लेने जा रहा हूं वो बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं। अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है, उन पर आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो वीडियो से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम बिल्कुल करीब आ चुका है। अब ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो इसका फायदा जरूर उठाइए। सभी लोग से रिक्वेस्ट है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, मैंने एक प्रॉब्लम आपके सामने लिख कर रखा है। 20 सेंटीमीटर वाइड थीन सर्कुलर डिस्क, सभी को डिस्क समझता है, एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी चौड़ाई यानी यहाँ पर उसका लेना देना डायमीटर के साथ है। तो एक सर्कुलर डिस्क की डायमीटर आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है और उस सर्कुलर डिस्क का साथ में आपको मास दिया हुआ है 200 ग्राम। तो दोस्तों, 20 सेंटीमीटर वाइड thin circular disc of mass 200 gram is suspended to a rigid support from a thin metallic string। ये जो assumption बोला गया, ये मतलब ये जो बात बोली गई है उसे हम assume कर सकते हैं कि एक rigid support है। उस rigid support से string की मदद से, string की help से एक circular disc सस्पेंड किया गया है। इस सर्कुलर डिस्क का जो डायमीटर है वो आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। इस सर्कुलर डिस्क का जो मास दिया हुआ है वो है 200 ग्राम। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास डायमीटर दिया है जिसका हाफ करके हम उसकी रेडियस बता सकते हैं 10 सेंटीमीटर। मास की वैल्यू हमें यहाँ पर डिस्क की 200 ग्राम दी हुई है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, रिजिड सपोर्ट है, एक स्ट्रिंग है जिससे सस्पेंडेड है कौन, तो सर्कुलर डिस्क। बाय होल्डिंग द रिम ऑफ द डिस्क द स्ट्रिंग इज ट्विस्टेड थ्रू 60 डिग्री। स्ट्रिंग को 60 डिग्री एंगल पर ट्विस्ट करना है, मतलब जो रिम है उसे पकड़कर, ये जो डिस्क है उसको पकड़कर इस तरीके से 60 डिग्री पर ट्विस्ट करना है और उसके बाद उसे रिलीज कर देना है। तो डेफिनेटली जब उसे हम 60 डिग्री के रोटेशन पर ट्विस्ट करेंगे, सो एंगल ऑफ ट्विस्टिंग, एंगल ऑफ ट्विस्ट, रोटेटिंग एंगल जो रहेगा वो 60 डिग्री का रहेगा। और उसे हम रिलीज करेंगे तो डेफिनेटली अगर कोई चीज को आप ट्विस्ट कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, तो वापस रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से अपनी पोजीशन को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। मतलब हमने जो दिया वो ट्विस्ट था, हमने जो दिया वो रोटेशन था। तो हमने अगर दिया है रोटेशन, तो अगर वो एक्सटर्नल टॉर्क है तो डेफिनेटली उसके बाद जब वो टॉर्क वहां से हट जाएगा तो इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क उसे वापस उसी जगह पर लाने के लिए मोशन करेगा, जिसे आप एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, क्योंकि वो लगातार करता रहेगा। तो हम उसे, जैसा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसी तरीके से एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता रहेगा। जैसा कि लिखा है, इट परफॉर्म्स नाउ एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ टाइम पीरियड 1 सेकंड। तो हमें टाइम पीरियड की वैल्यू 1 सेकंड दी हुई है। हमें कैलकुलेट करना है द मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेटेड इन द स्ट्रिंग अंडर द अनडैम्प्ड कंडीशन। अनडैम्प्ड का मतलब इसलिए कि किसी प्रकार का भी, जैसे हमने रिजिड सपोर्ट से स्ट्रिंग लिया और फ्री एंड पे अगर हमने डिस्क को लटका कर रखा और उसे ट्विस्ट कर रहे हैं, तो ट्विस्ट करने के बाद जब उसे रिलीज कर रहे हैं तो वो इस तरीके से बैक फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड आना जाना कर रहा है। तो अब वो जो आना जाना वापस कर रहा है वो परफॉर्म कर रहा है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ द रिस्टोरिंग टॉर्क। डेफिनेटली वो गया, हमने जब भेजा और छोड़ा तो वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया। तो उसका जो मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क है वो हमको यहाँ कैलकुलेट करके फाइंड आउट करके निकालना है। तो प्रॉब्लम के अंदर हमारी बातचीत
टू फाइंड पर पहुंचती है, जिसे हम मैक्सिमम टॉर्क की बात पर लाकर रखते हैं। मैक्सिमम टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, ये हमें फाइंड आउट करके निकालना है। फिलहाल प्रॉब्लम के अंदर मैं डायग्राम की उतनी नीड नहीं है, क्योंकि डायग्राम सिर्फ समझने के लिए जरूरी थी, तो मैंने बताई। जो प्रॉब्लम के अंदर गिवन कंटेंट है, जैसा कि सर्कुलर डिस्क थीन है, मास दिया है ग्राम में, उसे केजी में कन्वर्ट करना है। जैसा रेडियस दिया है, डायमीटर था, सबको पता है वो विड्थ जो थी, वाइडनेस जो था वो डायमीटर था उस सर्कुलर डिस्क का, तो हमने रेडियस फाइंड आउट किया 10 सेंटीमीटर। तो सभी जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सो 10 इंटू 10 का पावर -2 मीटर, तो वो बन जाएगा 10 का पावर 1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -1 मीटर। मास ऑफ द डिस्क 200 इंटू, क्योंकि ग्राम है उसे केजी करना है, तो 10 का पावर -3 केजी। सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्राम को केजी करना है तो 10 का पावर -3। जैसा कि ये 200 है, मतलब ये 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 2 है, तो 10 रेज़ टू दी पावर 2 और ये 10 रेज़ टू दी पावर -3 आपको देगा 10 रेज़ टू दी पावर -1 केजी। थीटा आपको डिग्री में दिया है, आप चाहो तो उसे रेडियन में इस्तेमाल कर सकते हैं, π/3 रेडियन। और साथ में जो ट्विस्टिंग हो रही है, जो ट्विस्टिंग मोशन हो रहा है, उस ट्विस्टिंग मोशन का टाइम पीरियड दिया है। अगर आप मुझे देखेंगे तो आपको चीज समझ में आएगी कि रिजिड सपोर्ट है, स्ट्रिंग है, डिस्क है। ये डिस्क है जिसको लटका कर रखा गया है और उसे एक्सटर्नल टॉर्क देकर ट्विस्ट किया गया, घुमाया गया 60 डिग्री के रोटेशन पर। तो ये मेरी भाषा है, असाटी की भाषा है, फिजिक्स की भाषा है, बकवास फिजिक्स की भाषा है। डिंग 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 डिंग। सर व्हाट इज दिस डिंग 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 डिंग? एक्चुअली ये पोजीशन एक मीन है, मीन से एक एक्सट्रीम पे गए, फिर मीन पर आए, फिर निगेटिव एक्सट्रीम पर गए। सो दैट इज अ सिंपल एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक एक ऑसिलेशन का, एक एक मोशन का डेफिनेट पीरियड है, वो है टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हमें ये फाइंड आउट करके मैक्सिमम टॉर्क जो उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क, ये फाइंड आउट करके निकालना है। उसके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, आपको व्यवस्थित प्रॉब्लम को लिखना है और प्रॉब्लम को लिखने के साथ गिवन टू फाइंड पर आपको जाना है। गिवन टू फाइंड के बाद जब बात आती है प्रॉब्लम में फॉर्मूले की, तो हम जो अपनी शुरुआत करते हैं फॉर्मूले की, वो कहीं ना कहीं ऐसी होंगी जिससे हमारी चीज फाइंड आउट करने में हमको आसानी जाए। जैसे कि टॉर्क फाइंड आउट करना है तो मैं वहीं से शुरुआत पहले करूंगा, क्योंकि हमें वो चीज पता है कि एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। इन एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ करता था, तो हम कहते थे कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में F इज इक्वल टू -kx होता है, जिसमें F रिस्टोरिंग फोर्स है, x लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स का रिश्ता डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस यहाँ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो डेफिनेटली जो भी टॉर्क है उसका रिश्ता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो टॉर्क का रिश्ता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उस प्रोपोर्शनलिटी को हटकर कुछ कांस्टेंट लगता है जो कि होता है c, जिसे टॉर्जनल कांस्टेंट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? टॉर्जनल कांस्टेंट कहते हैं। तो टॉर्क की अगर बात की जाए इन मैग्नीट्यूड में, टॉर्क की अगर बात की जाए इन मैग्नीट्यूड में, तो मुझे रिलेशन में फॉर्मूला मिलेगा टॉर्क टॉ इज इक्वल टू c इंटू थीटा। ये जो भी बात मैं आपसे कर रहा हूं वो मैग्नीट्यूड में कर रहा हूं, उसी पर अगर मैं टॉर्क में मैक्सिमम शब्द अगर लगा दूं तो डेफिनेटली जो ट्विस्टिंग एंगल है वो भी मुझे सबसे ज्यादा दिया है। मैक्सिमम एंगल दिया है 60 डिग्री, क्योंकि पहली बार उसे 60 डिग्री तक टर्न किया गया और रिलीज किया। इसका मतलब 60 डिग्री ये मैक्सिमम एंगल था,
उससे ज्यादा एंगल दिया नहीं गया, और उसी के लिए जो रिस्टोरिंग टॉर्क था वो भी मैक्सिमम जनरेट हुआ, जो कि हमें फाइंड आउट करके निकालना है। सो हमारा टारगेट जो दिया है वो टॉर्क मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करके निकालना है, जिसका फॉर्मूला C इंटू थीटा मैक्स है। अगर मैं थीटा मैक्स की बात करूं, जो कि थीटा ही है, मैंने जानबूझ के शब्द थीटा मैक्स लिखा जबकि डिनोशन में थीटा है, वजह समझाने के लिए कि जो भी थीटा दिया गया वो सबसे ज्यादा था, उससे ज्यादा और कुछ थीटा नहीं दिया गया। सो थीटा मैक्स की वैल्यू 60 डिग्री है, अर्थात π/3 रेडियन है, और इसे मैं इक्वेशन 1 करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे टॉ का मतलब टॉर्क हो गया, थीटा यानी एंगल हो गया, सी यानी टॉर्जनल कांस्टेंट हो गया। तो दोस्तों ये टॉर्क का आंसर तब तक नहीं मिलेगा जब तक इस एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर में जो सब्स्टिट्यूशन है सी का, जब तक हम सी का प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं देंगे तब तक हमें किसी भी प्रकार से चाहे कुछ हो जाए वो टॉर्क का आंसर मिलने वाला नहीं है, जिसके लिए हमें यहाँ शुरुआत करनी पड़ेगी। वेयर सी कौन है, तो नाम बताना पड़ेगा कि सी टॉर्जनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमें बड़ी मेहनत करके फाइंड आउट करके निकालनी हो। जैसा कि मैंने कहा टॉर्जनल कांस्टेंट पे हमको बात करनी है फाइंड आउट करने के लिए। तो अब टॉर्जनल कांस्टेंट के लिए हमारे पास जो रिलेशन है, जो पॉसिबिलिटी है, हम उस पर चलते हैं। जैसा कि सभी को बहुत अच्छे से पता है कि टाइम पीरियड ऑफ जो टॉर्जनल पेंडुलम, आप बोलोगे सर टॉर्जनल पेंडुलम ये नाम कहाँ से आ गया, क्योंकि जो डिस्क है जिस तरीके से ऑसिलेशन कर रहा है, वो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हम डेफिनेटली उस पूरे सेटअप को एक टॉर्जनल पेंडुलम के रूप में कंपेयर कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बात आपके सामने रखूं, सो टाइम पीरियड ऑफ, स्पष्ट शब्दों में टाइम पीरियड ऑफ टॉर्जनल पेंडुलम जो हमें नजर आ रहा है किसके रूप में, सर्कुलर डिस्क के रूप में, सर्कुलर डिस्क के रूप में नजर आ रहा है। टाइम पीरियड ऑफ टॉर्जनल पेंडुलम इज कैपिटल T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ I/C, इस रूप में हमें नजर आता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि टॉर्क निकालना है, फॉर्मूला C इंटू π/3 बन के रुका है, C पे पहुंचना है जो कि टॉर्जनल कांस्टेंट है। लेकिन उस टॉर्जनल कांस्टेंट में पहुंचने के लिए ये जो फॉर्मूला है, ये देखते बराबर बड़ा सही में कई लोगों को लगता है कि ये फॉर्मूला आया कहां से। तो आप इतनी चीज तो भी डेफिनेटली लिख ही रहे हैं, लेकिन इतना लिखने के बाद मैं जब इसका, क्योंकि आपने जितने भी सॉल्यूशंस कहीं पर भी देखे होंगे तो आपको सीधा डायरेक्ट टाइम पीरियड ऑफ टॉर्जनल पेंडुलम ऐसा दिख गया, लेकिन वो आया कहां से वो चीज आपको नहीं पता है। उसको समझने के लिए मैं आपको अलग से कुछ बताने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से सभी लोग देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। मैं ये प्रॉब्लम इधर क्लियर कर रहा हूं। जो चीज आप लोगों को पता हो गई है, लिखकर हो गई है, उन चीजों पर आप बिल्कुल फोकस रखिए, ताकि मेरी बातें आगे जो चलती जाएंगी वो लिंक में आपको समझ में आती जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं ये आपको बताने जा रहा हूं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। तो मैं इसे स्टार करके रख रहा हूं समझने के लिए, कि क्योंकि अब आप बोलोगे सर यहाँ I भी है, C निकालना है, T तो गिवन दिया है टाइम पीरियड टॉर्जनल पेंडुलम का, जो कि सर्कुलर डिस्क है, रोटेट हो रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला बना कहां से, इसे समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले ये मैं जो चीज है वो अलग से आपको नोट करके दे रहा हूं ध्यान करने के लिए कि ये आया कहां से। एक्चुअली किसी भी प्रकार के टाइम पीरियड का फॉर्मूला, किसी भी प्रकार के टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2π/ω होता है, सभी जानते हैं। इसी को आप T इक्वल टू 2π अपॉन अंडर रूट ऑफ ω² भी लिख लेते हैं, सही कह रहा हूं मैं। लेकिन जो मोशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक है या जो मोशन एंगुलर सिंपल हार्मोनिक है, उसमें क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे सर ये बात का मतलब क्या है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो हम सब कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω²x होता है। जब एक्सेलरेशन मतलब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू -ω²x आता है और मैग्नीट्यूड में ω²x आता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक के लिए। लेकिन यही अगर लीनियर के बजाय
एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो तो वो लीनियर एक्सेलरेशन न कहलाते हुए एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट न कहलाते हुए वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। सो ओमेगा स्क्वायर को हम एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, सभी ने रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन थीटा अर्थात अल्फा बाय थीटा के रूप में हम ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 बना है अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, उसकी जगह हम अल्फा बाय थीटा चला सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस अल्फा बाय थीटा का यहां क्या लेना देना, तो बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर चीज का कोई ना कोई कनेक्शन है, बगैर कनेक्शन कोई चीज तैयार नहीं होती। तो जैसे ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने लिखा अल्फा अपॉन थीटा ओमेगा स्क्वायर की जगह, तो ये किसका सब्स्टिट्यूशन देने का काम करता है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसा इन जनरल हम कहते हैं कि टॉर्क का जो फॉर्मूला है, जो एक्सटर्नल टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो I इंटू अल्फा होता है। जो ट्विस्टिंग दी गई है बाहर से उसका फॉर्मूला I इंटू अल्फा होता है, और एक रिस्टोरिंग टॉर्क होता है जो पैदा हो रहा है, उसको हमने फॉर्मूला दिया है C इंटू थीटा, जैसा कि हमने पहले लिखा भी है। तो दिया गया टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क एग्जैक्टली इक्वल होता है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है, क्योंकि दिया गया टॉर्क चीज को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, मीन पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर पहुंचाने का काम कर रहा है, और रिस्टोरिंग टॉर्क उसे जाके लाने का काम करता है। सो भाई दोनों ही टॉर्क का अमाउंट मैग्नीट्यूड में सेम है, तो आप लिख सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड है। सो आई अल्फा की वैल्यू c इंटू थीटा के बराबर है। आई अल्फा की वैल्यू c इंटू थीटा के बराबर है। अगर आप इसे देखो तो अल्फा के अपॉन में कौन आएगा, थीटा, तो इधर आएगा c के अपॉन में i। सर c कौन है, थोड़ी देर पहले ही कहा मैंने कि वो टॉर्जनल कांस्टेंट है। जैसा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में f इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में kx होता है, तो k डेफिनेटली एक फोर्स कांस्टेंट जैसा होता है, तो वैसे ये टॉर्क कांस्टेंट होता है, जिसे प्यार से टॉर्जनल कांस्टेंट भी कहते हैं। तो दोस्तों आपके सामने अल्फा अपॉन थीटा का सब्स्टिट्यूशन c अपॉन i है। सो 2 पाई जैसे का तैसा अल्फा अपॉन थीटा की जगह टर्म आएंगे बेटा c अपॉन i। आगे आप स्वयं समझदार हैं, आपको चीजें समझ में आ जाती है कि जो चीज वहां लिखी है वो क्या दिख रही है। सो वो दिखाई दे रही है 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ c बाय i। सो टाइम पीरियड ऑफ torsional pendulum, time period of the circular disc about an axis passing through that center of the disc is t is equal to 2 pi under root of I upon c। तो ये जो टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर डिस्क है या टाइम पीरियड ऑफ तुम्हारा टॉर्जनल पेंडुलम है, जो चीज आपको मिली है, जो मैंने यहाँ रेडीमेड लिखी थी, मैंने ये बता दिया कि वो कहां से आया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हर चीज आप बराबर नोट कर रहे होंगे। मैं इसे क्लियर लगातार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके वो चीजें लिख सकते हैं अच्छे से, तो बिल्कुल आराम से ध्यान से लिखते चलिए। और अब फाइनल मुद्दे पर हमको पहुंचना है, क्योंकि हमारा टारगेट मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, जिसके लिए अननोन टर्म कौन है, c। तो मुझे इस अननोन c पे जाने के लिए टाइम पीरियड ऑफ टॉर्जनल पेंडुलम के फॉर्मूले पे मैं पहुंच गया। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब कैसे आया ये पता चल गया। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इस स्टेप के नीचे मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और जब हम दोनों ही तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे तो हम अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे, जिसमें c हमें मिल सकता है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड में t हो जाएगा t स्क्वायर, 2 पाई हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, सो बचेगा i बाय c। हमारा टारगेट है c का फॉर्मूला, c इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर i अपॉन t स्क्वायर। मेरे पास ये c की वैल्यू, c का सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली बोलना चाहिए, आ चुका है, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है, मैं इक्वेशन नंबर 1 में
बाकायदा सब्स्टिट्यूट करूंगा ताकि मैं अपने आंसर पर पहुंच सकूं बिल्कुल आराम से। तो सबसे पहले जो चीज कंटेंट दिया हुआ, तब आप सोच रहे होंगे कि सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं सी के जगह पर, लेकिन 4π² तो पता है लेकिन t² नहीं पता है। t² के बारे में कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आई की भी बातचीत हमें मिल जाएंगी क्योंकि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मैं इसे और यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इस इक्वेशन 2 न रखते हुए अभी रुक जाता हूँ, पहले आई की तरफ भी लेकर आपको चलता हूँ। वेयर आई, क्योंकि सबकी बातचीत हो गई, आई की बातचीत भी होना जरूरी है। सो आई कौन है बेटा? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। और सबको ये बात पता है, हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा है रोटेशनल मोशन चैप्टर के अंदर में कि जो डिस्क है अगर वो रोटेट हो रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर से प्लेन पे परपेंडिकुलरली पास होता है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2 के बराबर होता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन भी हम यहाँ दे सकते हैं। तो हमारी जो C का नया फॉर्मूला बनेगा वो होगा 4π², I की जगह आ जाएगा mr²/2, I की जगह सब्स्टिट्यूशन में mr²/2 और डिवाइड में रहेगा t का स्क्वायर। जो चीज कैंसिल हो सकती है उसको हम कैंसिल करेंगे। मैं यहाँ पर ये सारी वैल्यूज आपके पास लिखी है इसलिए यहाँ से इसे हटाने का काम कर रहा हूँ। प्लीज ध्यान रखिएगा, बराबर सारी वैल्यूज का बराबर लिखिएगा, लिखने में किसी प्रकार की कंजूसी ना करें क्योंकि ये सब चीजें बड़ी कीमती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल होगा तो C का जो फॉर्मूला बनेगा वो C = 2π² mr²/t²। ये सारा फॉर्मूला जो बन चुका है इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कहूंगा और इस इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मैं थोड़ा सा ये पोर्शन और क्लियर कर रहा हूं, यहां थोड़ा सा लिख देता हूं। नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो आपको ये चीज मिल जाएंगी इक्वेशन 1 इंप्लाइज करके। इक्वेशन 1 इंप्लाइज टॉ मैक्स जो दिखाई दे रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क जो हमें फाइंड आउट करना है, C सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2π² mr² डिवाइडेड बाय कैपिटल T² और मल्टीप्लाई में जो टर्म है बेटा वो है π/3। हमारी जो टर्म सब्स्टिट्यूट हो रही है वो है टर्म सब्स्टिट्यूट हुई है C की जगह और बची हुई टर्म है π/3। हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे जैसा कि गिवन में कंडीशन दी हुई थी, चीजें दी हुई थी, उसी को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इक्वेशन 1 में सारा सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, बस 2 मिनट में हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। बहुत ही सिंपल वे से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हर एक स्टेप कहाँ क्या आई है, किस वजह से आई है, बस स्टैंडर्ड भी है बोलो या तैयार कर चुके हैं बोलो। सो 2 एज इट इज है, π² × π³ बन गया। मल्टीप्लाई में mr² है जिसमें m मास ऑफ द डिस्क है बेटा, जिसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁻1 है। r² रेडियस की वैल्यू वैसे 10⁻⁻1 है लेकिन स्क्वायर है तो 10⁻2 है। डिवाइड में t² है, t² 1, t की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है। मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड का 3 है। सारे सब्स्टिट्यूशन कर लेने के बाद हम फॉर्मूले का बाकायदा इस्तेमाल कर चुके हैं, सिर्फ अब मैथमेटिकल पोर्शन है। 2 × 2 4 है, π³ की वैल्यू स्टार्टिंग में ही गिवन दिया हुआ था रेडीमेड 31। सो 2 × 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 31 डिवाइड बाय 3 क्योंकि 1² 1 है और रेस्ट टू दी पावर जो बचा 10 का पावर में -1 -2 -3। हम बड़े प्यार से इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे का पोर्शन इतना सिंपल है कि आप स्वयं भी इसे सॉल्व करके अपने बोर्ड की बुक से आंसर को टैली कर सकते हैं। 31 × 4 4 1 4 4 3 12 डिवाइड बाय 3 10 का पावर -3। सभी लोग बड़े अच्छे से सारे सब्स्टिट्यूशंस जानते हैं, इसलिए सारे सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर वैसे करके आप आंसर पे पहुंच जाते हैं। 124 डिवाइड बाय 3 इसे हम
समटाइम्स सुमड़ी खोपचा साइड में। सो 124 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, बचा आपका 4, 3 1 जा 3, बचा आपका 1, पॉइंट लगाकर 0, 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9। तो आपका जो आंसर आएगा 41.33 इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन मीटर। 41.33 इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन मीटर, ये आपका फाइनल आंसर कहलाता है। लेकिन आप चाहो तो उसे पॉइंट शिफ्टिंग, मैं कभी प्रेफर नहीं करता कि आप इतना आंसर आने के बाद भी पॉइंट शिफ्टिंग करें, लेकिन बोर्ड के आंसर से रहता है मैच करना, तो पॉइंट शिफ्टिंग 10 का पावर -3 है, तो रूल के अकॉर्डिंग 10 का पावर -3 है, तो पॉइंट शिफ्टिंग 3 बार पीछे रहेंगी। सो आपका टर्म आपको मिलेगा 0.04133 न्यूटन मीटर। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें अलग से उठाकर लाई गई है, सोचने पे मजबूर किया है प्रॉब्लम में। तो बोर्ड के एग्जाम में ये प्रॉब्लम मैक्सिमम 4 मार्क के लिए रह सकता है, तो आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम और भी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लगभग इस प्रॉब्लम के पीछे हमने 20 से 25 मिनट खर्च किए हैं। नो डाउट आपको प्रैक्टिस करने में उतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमें सीखना था। जब आप सीख जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो काफी कम समय में काम हो जाता है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे दूर दराज इलाके में हैं, जहां पर पॉसिबल नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उतने नहीं होते जहां पर वो सब चीजें मिल सके, तो उन लोगों के लिए भी आप ये शेयर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।